डायरेक्ट एक्शन डे, किस किस को सुनना है डायरेक्ट एक्शन डे? ताकत है सुनने की? सुन पाओगे? मुझे कुछ दिक्कत नहीं, मैं तो सारा बता दूंगा, पर आपके अंदर ताकत होनी चाहिए सुन पाने की और वो सब कुछ महसूस कर पाने की जो डायरेक्ट एक्शन डे में हुआ। क्या था डायरेक्ट एक्शन डे, क्यों हुआ डायरेक्ट, और आखिर मैंने इस मुद्दे को क्यों उठाया? मैंने इस मुद्दे को इसलिए उठाया क्योंकि जब मैंने देखा कि जितने प्राइवेट स्कूल हैं, बड़े वाले इंटरनेशनल स्कूल लिखा था ना, वर्ल्ड स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल, इनके किसी भी बच्चे को उठाकर पूछ लीजिए डायरेक्ट एक्शन डे, और अगर किसी भी बच्चे ने, जो 12वीं पास हो चुका है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, किसी भी बच्चे ने डायरेक्ट एक्शन डे आपको बता दिया तो मैं गुलामी करूंगा। हमारे आने वाली नस्ल को हिस्ट्री ही नहीं पता। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, दिस इज हिस्ट्री। और उसे हिस्ट्री ही नहीं पढ़ाई गई कि डायरेक्ट एक्शन डे नाम की भी कोई चीज़ हुई थी। कमाल है। क्या था डायरेक्ट एक्शन डे? यूपीआई नहीं काम कर रहा सर, बहुत सारी और चीज़ें वो काम कर रही हैं। और क्यों डायरेक्ट एक्शन डे की आवश्यकता पड़ गई थी? इन तमाम सारी बातों के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा, और इतिहास में आपको 1946 में जाना होगा। आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना ने कॉल किया था, अगर आपको नहीं मालूम हो तो? जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे कॉल किया था, और क्यों किया था? जिन्ना तो गांधी जी के साथ काम कर रहा था, कदम ताल मिलाकर काम कर रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ? सब लोग आज़ादी मांग ले रहे थे ना अंग्रेज़ों से, फिर ऐसा क्या हुआ था? समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहले समझिए कि जो भारत की आज़ादी की जो बात हो रही है, इस आज़ादी की बात को लेकर जो बातें चली, वो लगभग लगभग 1940 में आकर मुस्लिम लीग ने स्पष्ट तौर पर कह दिया, स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि हमें भारत के 2 टुकड़े चाहिए, हमें अपना हिस्सा चाहिए। एक जो असेंबली इन्होंने, अब इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी 1940 में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग थे, 2 ही मेन पॉलिटिकल पार्टी थी। मुस्लिम लीग ने 1940 के लाहौर रेजोल्यूशन में इस बात को कहा था कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया जो है वो किसी भी गैर मुस्लिम द्वारा उन पर राज नहीं किया जा सकता, मुसलमानों पर गैर मुस्लिम द्वारा राज नहीं किया जाता। हम किसी गैर मुस्लिम का, किसी काफिर का राज नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और आपके तो मंदिरों में ईसाई घूम रहे हैं, वो ईसाई को बना दिया है वहाँ पर तिरुपति मंदिर में, कौन सा मंदिर हमने बताया था, हाँ, उसका हेड बना दिया है। कमाल हो गया। वहाँ उन्होंने राज, आपका राज मानने से मना कर दिया, बोले हमारा एमपी एमएलए नहीं हो सकता। यही वो कारण है, यही वो कारण है कि हिंदू बाहुल इलाका जहाँ 80% हिंदू, 90%, 100% हिंदू होंगे, वहाँ से एक मुसलमान नेता जीत सकता है। लेकिन जहाँ 30% हिंदू भी होगा, वहाँ से 30% मुसलमान भी होगा, वहाँ से कभी हिंदू एमएलए एमपी नहीं बन सकता। ठीक है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। कभी किसी 80%, 90% मुस्लिम बहुल इलाके ने आपका एमपी हिंदू बनाया क्या, या एमएलए हिंदू बनाए? कभी नहीं बनाएंगे। और जिसे बनाएंगे ना, अगर मान भी लीजिए, तो नाम मात्र का हिंदू होगा, पूरा इस्लामिक होगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो ऐसा ही कुछ हुआ जब 1946 में, 1940 में रेजोल्यूशन पास किया गया। इस रेजोल्यूशन को जब पास किया गया, जब लाहौर में इस रेजोल्यूशन को पास किया गया, तब ये कहा गया, गांधी जी तो ओवरवेल्म थे, बोले हिंदू मुस्लिम भाई भाई, बोले इनके कहने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कहानी चलती रही, लेताली चलती रही। अंग्रेज़ों ने एक अच्छा मौका देखा जिन्ना के रूप में, और ऐसी तमाम सारी फ़ोटो आपको मिल जाएंगी। अंग्रेज़ों को बहुत अच्छा मौका मिला था जिन्ना के रूप में। गांधी जी का बड़े भरोसेमंद थे जिन्ना, और जिन्ना ने जब ये वाली बात कही, जब ये जब असेंबली लाहौर का रेजोल्यूशन था लिया गया, तब उसके बाद महात्मा गांधी जी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, मुसलमान भाई अपने हिंदू भाइयों का कभी भी अनादर नहीं करेंगे और कभी भी जो है उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ? अंग्रेज़ों को मौका चाहिए था भारत पे और राज करने का, लेकिन उन्हें देखा कि भारत पे राज नहीं कर सकते, तो 1946 में उन्होंने एक कैबिनेट मिशन बना दिया। कैबिनेट मिशन का काम था कि जब हम यहाँ से सत्ता छोड़ेंगे तो हम सत्ता हस्तांतरित करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स। इंडिपेंडेंस नहीं दिया उन्होंने आपको, है ना, ऐसा नहीं कहा कि आप आज़ाद हो गए, उन्होंने कहा कि हम ट्रांसफ़र ऑफ पावर करें। तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर किसको करनी है? ब्रिटिश राज से जो यहाँ पर जो लोग होंगे उनको। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 भागों में भारत की जो कैबिनेट मिशन है, उसने अंग्रेज़ों का जो कैबिनेट मिशन था उसने भारत को 3 भागों में बांटा। भारत की जो राजनीति है ये कह लें, या ये कह लें जो प्रशासन व्यवस्था है, उसको 3 भागों में बांटा, सेंटर, केंद्र, ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस, और उसके नीचे प्रोविंसेस। ठीक है, अब सबसे मज़े की बात यह है, ये जो ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस था, है ना, इसमें अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस, यानी पहले तो इलाके, प्रोविंसेस जिसे प्रदेश कह लें, और ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस, इन प्रदेशों का ग्रुप, उन ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस में मुस्लिम लीग के लोगों को भर्ती कर लिया, सारे मुस्लिम लीग के लोगों को भर दिया ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस में। ठीक है, अंग्रेज़ों ने। अब ऐसा क्यों किया, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस का जो सबसे मज़े की बात यह कि इस जो कैबिनेट मिशन है, इसको कांग्रेस ने मान लिया था, मुस्लिम लीग ने भी मान लिया। मुस्लिम लीग ने इसलिए माना क्योंकि उसके कान में पहले से अंग्रेज़ों ने बोल दिया था
कि हम जो ग्रुप इस तरह के प्रोविंसेस बनाएंगे नीचे, उसके ऊपर ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस होगा, उसके ऊपर केंद्र होगा यानी सेंटर होगा। तो मुस्लिम लीग समझ गया, उनको कान में बता दिया। कांग्रेस ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया, बोले हाँ मंजूर है। बोले ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस जो है, जो राजपाट जो चलेगा वो ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस का चलेगा। ठीक है, वो मान लिए, कांग्रेस मान ली, बोले ठीक है। अब इस ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस में जो है वो भरा गया किसको? मुस्लिम लीग, सारे मुस्लिम्स को। सबसे मज़े की बात यह है कि ये जो व्यवस्था, जो कैबिनेट मिशन जो बनाया गया था, उसने क्या कहा कि एक्सटर्नल मैटर्स को जो है वो केंद्र डील करेगा। एक्सटर्नल मैटर्स, भारत के बाहर के जो मैटर्स है उनको केंद्र, सेंटर डील करेगा। प्रोविंसेस में जो काम होने हैं उसको ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस, यानी एक छोटा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के नीचे एक छोटा प्रधानमंत्री, यानी भारत के अंदर के जो मैटर होंगे, गृह विभाग जो भी हैं, वो ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस डील करेंगे। और ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस में कौन था? मुस्लिम लीग, सारे मुस्लिम। यानी कुल मिलाकर जो व्यवस्था बनाई गई थी, शासन व्यवस्था जो बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया कि भाई पाकिस्तान तो उस समय था नहीं, जिस किसी देश से आपको लड़ना हो तो केंद्र डील करेगा। और अंदर की जो इंटरनल व्यवस्था है वो पूरा जो है एक तरफा मुसलमानों के हाथ में, यानी मुस्लिम लीग के हाथ में अंग्रेजों ने दे दी। प्रिंसिपली इसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया, बोले हाँ ठीक है, मंजूर है। यानी अगर मान लीजिए उस समय की बात को दी लें तो आज अगर ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस का शासन होता तो कानून ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस बना रहा होता और उसी का शरिया कानून के अंतर्गत आप और हम आज होते। कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट किया था। खैर, अब आते हैं जुलाई में, चलते हैं 10 जुलाई 1946। यहीं वो गड़बड़ हुई जो गड़बड़ पहले हो जानी चाहिए थी, पहले थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, पर नहीं रखा। 10 जुलाई 1946 में बॉम्बे में कांग्रेस का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट करने के लिए कांग्रेस ने हामी भरी थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ये ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस, सेंटर, ये सब कुछ बन जाए, लेकिन कैबिनेट मिशन जो प्लान है ना, इसको फ्यूचर में हम कभी भी बदल सकते हैं। कांग्रेस ने ये कहा, ये हमारे पास रिजर्व है कि हम इसको कभी भी बदल सकते हैं। इस बात को लेकर जिन्ना भड़क गया। जिन्ना समझ गया जो उसकी चाल है वो चल नहीं पाई, क्योंकि जिन्ना की चाल कुछ और थी। चाल क्या थी वो मैं अभी आपको डायरेक्ट एक्शन डे में समझ में आएगा, लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे की जो पृष्ठभूमि है वो आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ जिन्ना भड़क गया और 10 जुलाई के 1946 के इस कांग्रेस के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिन्ना ने कहा कि नहीं, अब तो हमें सेपरेट कंट्री ही चाहिए, अब तो हम सेपरेट कंट्री ही लेंगे। ठीक है, गांधी जी ने बोला, बोले क्या कर पाएगा, जिन्ना की कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं। लेकिन वो बहुत बड़ी गलतफहमी में थे। जिन्ना एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करता था, और जैसा मैंने अभी आपसे कहा ना, कश्मीर में लोगों को मिल तो सब गया, लेकिन क्या ये पागलों की तरह फिर एक इस्लामिक कॉल पे खड़े हो जाएंगे? आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि भारत में जितने मुसलमान थे, पूरे भारत में, और जिन जिन इलाकों में ज़्यादा मुसलमान थे, उन्होंने बोला कि ये हमें आज़ाद चाहिए। पूरे भारत के मुसलमानों ने वोट किया। जैसे वो अभी मैंने कल परसों बानो मैडम थी ना, उनका बताया था, जिनको कांग्रेस अपनी धरोहर बता रही थी, कल बताया था। तो ऐसे ही भारत के तमाम सारे और मुसलमान भी थे। उन तमाम सारे मुसलमानों ने उन इलाकों को पाकिस्तान बनाने में मदद करी कि हमारे भाई वहाँ रहेंगे, और खुद यहाँ रहे। आपको जानकर हैरानी होगी, जो मुस्लिम इलाके थे जो पाकिस्तान बन गए, उसके अलावा जो मुसलमान भारत में 1947 से पहले रह रहे थे, वो 1947 के बाद भी रहते रहे। वो गए नहीं वहाँ से। सिर्फ 20% मुसलमान भी नहीं गया। ये इतिहास है। जो कहा जाता है ना बड़े पैमाने पलायन हुआ, वो पलायन हिंदुओं को, ये तो 20% भी नहीं गए। मुसलमानों की आबादी का बता रहा हूँ, ओवरऑल आबादी का नहीं, सिर्फ मुसलमानों की आबादी का 20% लोग भी बाहर नहीं गए, जबकि वोटिंग 100% हुई थी। 100% ने कहा था कि नहीं भाई हमें पाकिस्तान चाहिए। खैर, तो इसके बाद जिन्ना भड़क गया और जिन्ना ने कहा कि भाई मुझे अलग राष्ट्र चाहिए। गांधी जी बोले ऐसे बहुत आए बहुत चलेगा, कोई अलग राष्ट्र नहीं होने वाला। फाइनली जिन्ना ने जो है अगले ही दिन 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी। और जिन्ना ने खुले मंच से भाषण दिया था कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर आप युद्ध चाहते हो तो हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे। ये युद्ध किससे चाह रहे थे? गांधी से नहीं। जिन्ना ये युद्ध चाह रहा था भारत की जनसंख्या से, भारत की जो बहुसंख्यक जनसंख्या, उससे। और जिन्ना ने खुलकर बोला था, माइक के ऊपर बोला था, लाखों लोगों की भीड़ सुन रही थी कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर तुम युद्ध चाहते तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम तुम्हें युद्ध देंगे, या तो पाकिस्तान बनेगा नहीं तो हम भारत को बर्बाद कर देंगे। एक आदमी खड़ा होकर ऐसी बात करता है, लाखों लोग उसको सुनते हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि उस समय भी हिंदू बहुल ही था भारत, लेकिन भारत में इतने लाखों लोग कभी इकट्ठे नहीं हुए। अगर भारत में उस समय लाखों लोग इकट्ठे हो जाते जो देश से प्यार करने वाले थे, और जिन्ना को यदि फांसी पर इंडिया गेट पे चढ़ा देते, लाखों लोग यदि जाते, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, आप भी जानते। तो शायद ये नौबत कभी नहीं आती। लेकिन एज यूजुअल बाकी लोग सोते रहे। उन्होंने कहा कुछ नहीं होने वाला है,
जैसे आज भी लोग बोलते हैं ना कुछ नहीं होगा, फालतू की बात है, ऐसी तब भी लोग बोलते थे। ज़रा इतिहास बहुत पुराना है आपका। ये सेक्युलर वाले जो लोग हैं ये तब भी ऐसे ही थे, ठीक है, और तब भी वो यही बोलते थे कुछ नहीं होने वाला, अरे अपन बहुत है। डायरेक्ट एक्शन डे जुलाई में कॉल किया गया, अगस्त के लिए, 16 अगस्त के लिए। ऐसा क्यों? 16 अगस्त का इंतजार क्यों किया गया? 16 अगस्त तक जमकर तैयारी की गई, तलवारें खरीदी गई, चाकू खरीदे गए, लोगों के घरों में सप्लाई किए गए। ये सब कुछ मस्जिदों से हुआ। मौलानाओं ने खुलकर इसमें पार्टिसिपेट किया और पूरी तैयारी की गई। और बड़ी तैयारी मालूम है कहाँ की गई? उन इलाकों में जहाँ मुस्लिम बहुल थे, मुस्लिम ज़्यादा थे। आ रहा हूँ नवीन जी, उस पर भी आ रहा हूँ। उन इलाकों में, चलिए, महात्मा गांधी सेक्युलरिज्म को ओवर एस्टिमेट कर रहे थे। उनका नहीं, सेक्युलरिज्म बहुत है, हमारे देश में ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मुसलमान बने हिंदू से तो बने हैं। बात सही थी। जिन्ना को अंडर एस्टिमेट कर दे, इसके साथ इतने लोग नहीं आएंगे, पर लोग आ गए। जिन्ना ने पूरे भारत में घूम घूम कर इस बात का ऐलान किया कि भाई हम ये कर रहे हैं। अब कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है बंगाल से, वेस्ट बंगाल से नहीं, बंगाल से। बंगाल मुस्लिम बहुल इलाका था, बाद में आपने काट के उसको ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल कर लिया, मतलब बांग्लादेश बन गया और बाकी का आपके पास वेस्ट बंगाल रहा, है ना। इसी प्रकार से जो पाकिस्तान है वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान की तरफ टच नहीं किया। जो मेजर जो काम हुआ वो बंगाल में। आखिर बंगाल में ऐसा क्यों हुआ कि बंगाल से ही स्टार्ट हुआ? उसके लिए आपको इतिहास में फिर से जाना पड़ेगा और एक नाम आपको ढूंढना पड़ेगा, हुसैन सोहरावर्दी। ये उस समय के बंगाल का चीफ मिनिस्टर कह ले या प्राइम मिनिस्टर कह लो, उस समय के बंगाल का सीएम हुआ करता था, है ना। और बंगाल में उस समय जो आबादी थी वो 42% हिंदू थे और बाकी जो है मुस्लिम थे। लेकिन कोलकाता में 64% हिंदू थे, 64%। पर वो सारे वही थे, भद्रलोक, अलग ही चरस चाटे हुए। उन्होंने कहा कभी कुछ नहीं होने वाला। और डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त को ही क्यों रखा गया, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि 18वां दिन था, रमज़ान चल रहे थे और ये 18वां दिन था रमज़ान का। और 18वें दिन ही वो कोई बद्र की कोई लड़ाई हुई थी और उसमें जीत हासिल हुई थी, बड़ा काटमार मची थी उसमें भी। इसलिए 18वां दिन चुना गया था। बड़े कमाल की बात है कि 16 अगस्त 1946 को शुक्रवार था, इसलिए भी चुना गया था। जब सारी तैयारी पूरी हो गई, जुलाई से लेकर अगस्त तक, 16 अगस्त तक, सोचिए कितना समय मिला। कहाँ 10 जुलाई और कहाँ 16 अगस्त, 1 महीने से ज़्यादा का समय मिला। 1 महीने से ज़्यादा समय में जब लोग चरस चाट के घूम रहे थे, तब सोहरावर्दी ने एक मीटिंग बुलाई दोपहर 2 बजे के आसपास, नमाज के बाद। ये उस मीटिंग का नज़ारा है। लाखों लोग इसमें आए जो नमाज पढ़ कर आए, तमाम सारी जगहों से लोगों को बुलाया गया, बोले भाई आ जाओ, सब आ गए। और सोहरावर्दी ने जो उस समय जो भाषण दिया, वो भाषण किसी भी मानवता के इतिहास पर कलंक है, क्योंकि सोहरावर्दी का भाषण एकदम क्लियर था और उसने एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भाई अब आपके पास 2 ही उपाय हैं। वो ये कि या तो आप यहाँ से निकल लीजिए, वही जो कश्मीर वाला था, या हम आपको मार देंगे। इस भाषण के बाद, ये जो भाषण हुआ था ये नमाज के बाद भाषण हुआ था। और भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन इस भाषण के बाद जो है ही सारी घटना शुरू हुई थी। जो पैम्पलेट्स बांटे गए थे, उन पैम्पलेट्स में भी लिखा था काफिर तोदेर घोंगशेर आर देर नाई सार्बिक हत्याकांडो घोतबे। मतलब था काफिरों तुम्हारा अंत अब ज़्यादा दूर नहीं, अब हत्याकांड होगा। ये पहले से पैम्पलेट बटे थे सर। ये मेयर साहब थे कोलकाता के, उस्मान, उन्होंने बांटे थे। अब जरा समझिएगा, सोहरावर्दी, हुसैन सोहरावर्दी वो मुसलमान था, उस्मान ये भी मुसलमान था, मेयर था SN उस्मान, इन्होंने पर्चे बांटे, ये सब कुछ हुआ। और इसके बाद 16 अगस्त को नमाज के बाद में, नमाज जो जुमे की नमाज होती है उसके बाद में ये हत्याकांड शुरू हुआ। सबसे कमाल की बात है, इसकी प्लानिंग इतनी अच्छी तरीके से की गई थी कि सारे मुसलमानों को मालूम था कि उस दिन दुकान बंद रखनी है, अपने बच्चों को कहीं नहीं भेजना, जैसे दिल्ली दंगों में हुआ था कि अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है। प्लान ऐसी होता ना, प्लानिंग ऐसी होती। दिल्ली देखिए, आप चाहे 1946 ले लीजिए, चाहे दिल्ली दंगे ले लीजिए, फ़र्क कुछ नहीं आया, सब कुछ वैसा ही है, प्लानिंग वैसी है। तो हिंदुओं ने अपनी दुकानें खोली रख, अच्छा हिंदुओं को बोला गया था तुम अपनी दुकान खुली रखना, हिंदुओं ने दुकान खुली रखी। और जो मुस्लिम्स हैं उनको कहा गया था कि भाई आप अपनी दुकान बंद रखिए, सबको बुलाया। और उसके बाद अचानक लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, एकदम से अचानक आउट ऑफ द ब्लू एक भीड़ निकलती है, अल्लाह अकबर के नारे लगाती है, लेकर रहेंगे पाकिस्तान के नारे लगाती है। और वो भीड़ बिना पूछे हुए
कोई बात नहीं, घरों में घुसती है और घरों में से घुसकर लोगों को हत्या करना शुरू कर देती है, लोगों को काट देती है, घरों से पकड़ पकड़ के लोगों को बाहर निकाला जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। और ये सो रहे थे 10 जुलाई से, क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि कुछ होना ही नहीं है, आराम से सो रहे थे। ही गेव ऑर्डर टू पुलिस टेक 3 days ऑफ। अच्छा, अपने डैड और गोपाल डीएडी और गोपाल पाटा की डिटेल बताया था, लेकिन इतिहास के बारे में जानना जरूरी, सबको प्रेरणा ताकि फिर से नूह को रोका जा सके। एब्सोल्युटली युगरतन जी। तो ये सब कुछ चल रहा था, हिंदू सो रहा था घर में आराम से, उसको पता ही नहीं था कि दोपहर में अचानक कि कोई मेरे घर में घुस आएगा, और लोग घरों में घुसे, घरों से खींच के निकाला गया और उनकी हत्या का जो सिलसिला शुरू हुआ वो फिर रुकने का नाम नहीं लिया। ये वो सिलसिला है, घरों से निकाल निकाल कर लाशों को काटा गया, लोगों की हत्या की गई, इतनी बर्बरता के साथ किया गया कि आप सोच नहीं सकते। ये सब कुछ जो नज़ारे आप देख रहे हैं डायरेक्ट एक्शन डे के, और आप सोचिए ये डायरेक्ट एक्शन डे में और क्या क्या हुआ। इतना कुछ हुआ जिसे आप न सोच सकते न रोक सकते, सिर्फ आप रो सकते हो आज की तारीख में। जहाँ से जो निकला, सड़क पे मिला वहाँ काटा, घरों से निकाल कर काटा। अब घरों से निकाल के आदमियों को तो काट दिया, औरतों का क्या करें। तो जो लड़कियों के स्कूल थे उनमें भीड़ घुसी, वहाँ गैंगरेप किए हज़ारों लड़कियों के, उनकी हत्या करी और उनके नंगे शरीर को, नेकेड बॉडी को वहाँ टांग दिया गया हत्या करके। खूब पहले गैंगरेप किए उसके बाद, ठीक है ना। जिन जिन घरों में घुसे उनमें भी यही हाल था, जहाँ जहाँ घुसे वहाँ से लड़कियों का गैंगरेप, बच्चियों का गैंगरेप, बच्चों की हत्या कर दी गई, छोटे छोटे बच्चों की आंखों के सामने काटा गया। ये सब कुछ हुआ, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी। और ये नंगा नाच चलता रहा, तमाम सारे लोगों की हत्या हुई। एक बड़ा फेमस टेक्सटाइल मिल थी, गार्डन रीच टेक्सटाइल, इसकी वर्कर यूनियन थी, उसका जो हेड था, वो अध्यक्ष जो उसका था, वो कम्युनिस्ट नेता था सैयद अब्दुल्ला फारूकी। 600 उड़िया मजदूरों को यहाँ काट दिया गया था। कम्युनिस्ट था, जब 600 उड़िया मजदूरों को काटा गया, उससे पहले उन्होंने दौड़ दौड़ के अपने कार्ड दिखाए कि हम तो कम्युनिस्ट कैडर हैं, हम कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं, हम भी कम्युनिस्ट हैं, हम इसी यूनियन के मेंबर हैं। लेकिन सैयद अब्दुल्ला फारूकी का दिल नहीं पसीजा, उसने एक भी काफिर को नहीं छोड़ा। 600 उड़िया मजदूरों को गार्डन रिच टेक्सटाइल में हत्या कर दी गई। यानी वो कार्ड भी काम नहीं आया जिसको लेकर चले थे कि भैया मैं तो फलाना हूं, ठिकाना हूं। हजारों हिंदुओं को हुगली नदी में हाथ पैर बांधकर फेंक दिया गया ताकि तैर ना पाए, डूब के मर जाए, हजारों की संख्या में, बहुत इंसान। हजारों हिंदुओं को घर के अंदर हाथ पैर बांधकर छोड़ दिया गया और बाहर से आग लगा दी गई, वो जलकर मर गए, हजारों हिंदुओं को। ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते कि जो नरसंहार उस समय हुआ उसके लिए हिंदू तैयार ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। सोहरावर्दी खुद लालबाग के पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद था और इस्लामिक दंगाइयों के विरोध में पुलिस कोई कार्रवाई ना करे, वो वहाँ पर बैठा हुआ था और बाकायदा उसने पुलिस को रोका था कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी, ना पुलिस जाएगी, ना लाठीचार्ज करेगी, ना कोई एफआईआर होगी। यानी जो लोग काट रहे हैं उनको बचाने के लिए। सोचिए, आपके पास ऐसा कोई नेता है? कभी आपके पास रहा? कभी नहीं रहा। लेकिन ये पाकिस्तानी वो दंगाई थे, वो पाकिस्तानी दंगाई थे जो ये सारा दंगा कर रहे थे जिन्ना के कहने पर। जिन्ना ने कॉल दी थी, जिन्ना ने कहा था इनको काटो, क्योंकि उसको 2 नेशन थ्योरी, दूसरा राष्ट्र चाहिए था। चलिए, कम्युनिस्ट नेता फारूकी ढूंढ ढूंढ कर, अपनी पूरी भीड़ के साथ ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था लोगों को, ढूंढ ढूंढ कर। ये बैठकर पुलिस हेडक्वार्टर में नरसंहार को देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे। सोहरावर्दी बड़ा परमप्रिय नेता है आज भी। बांग्लादेश में जाके पूछिए जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं उनसे, वो बताएंगे, उनके लिए वो गॉड है बिल्कुल एकदम। सोहरावर्दी ने एक और चीज़ करी जो आपको यहाँ बताई नहीं जाती है, और वो ये करी कि जितने भी हिंदू हैं उनको काटो या फिर उनसे बोलो कन्वर्ट हो जाओ। तो जो कन्वर्ट हो जाएंगे वो बच जाएंगे, बाकियों को ख़त्म कर देंगे। तो जो डर के मारे कन्वर्ट हुए, क्योंकि बच्चों को माताओं के सामने हत्या कर दी गई, सामने मारा गया। उसके बाद उनके गैंगरेप हुए, लड़कियों की छोटी से छोटी बच्ची के गैंगरेप हुए। कई लोग कन्वर्ट भी हुए, बड़े पैमाने पर लोग कन्वर्ट हुए, बड़े पैमाने पर। ये तलवार की नोक पर औरंगजेब भी जो कन्वर्ट नहीं करा पाया ना, उससे ज़्यादा लोग कन्वर्ट उस समय हुए, धड़ाधड़ कन्वर्ट हुए थे। गांव के गांव हजारों हजारों लोग कन्वर्ट हो गए थे एक रात में। रात तो बहुत बड़ी बात होती, घंटे घंटे भर में कन्वर्जन हो रहे थे, घंटे घंटे भर में।
क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र बनाना था। और हमारे नेता लोग चरस पी के सो रहे थे। गांधी जी को लगता था ऐसा कुछ होने वाला नहीं, पर ऐसा हुआ। नेहरू जी कहते थे ऐसा होने वाला नहीं, पर ऐसा हुआ। आपको जानकर और हैरानी होगी, इसकी तैयारी ऐसा नहीं कि इनविजिबल थी, तैयारी विजिबल थी। पंजाब गार्ड्स, पंजाब रॉयल गार्ड्स या पंजाब गार्ड्स होते थे, बिहार में भी जो लोग थे, जो मुसलमान थे, जो सेना में थे, पुलिस में थे, उनको बुला लिया गया था, उनको वापस बुला लिया था, बोले आप आ जाओ। बंगाल बुला लिया गया था। वो लोग 2000 लोग, तो 2000 तो करीब मुस्लिम सिपाही पंजाब नेशनल गार्ड्स के थे, बताया जाता है ऐसा। उनको वापस बुलाया इतने बड़े पैमाने पर। जब नेशनल गार्ड्स को बुलाया जा रहा, पंजाब नेशनल गार्ड्स को, तो आपकी आंख नहीं खुली कि क्यों बुलाया जा रहा है? यानी कि उन लोगों को बुलाया गया जो स्पेशलाइज थे युद्ध लड़ने में, उनको बुलाया गया। वो वहाँ आए, उसके बाद भीड़ का रूप लेकर, इन्हीं पाकिस्तानियों ने भीड़ का रूप लेकर हिंदुओं पर हमला किया, हिंदुओं को मारा। इसकी भी तैयारी और पहले से कर ली गई थी। कोलकाता में 24 थानों में, कोलकाता में जहाँ हिंदू बाहुल था, हिंदू 64% था, कुछ 60% था, वहाँ 24 थानों में से 22 में मुस्लिम को इंचार्ज बना दिया गया था, एन मौके पर, एन मौके पर। तो ये दिख नहीं रहा था, किसी को पता नहीं था कि ऐसा क्या हो रहा है। लेकिन हिंदू उस समय भी भद्रलोक की चरस चाट के सोया हुआ था। खैर, कत्लेआम की खुली कॉल दी गई, सबके सामने दी गई। पहले बताया गया, जुलाई में ये बात कही गई कि 16 अगस्त को करेंगे डायरेक्ट एक्शन डे। और ऐसा नहीं बताया, नहीं बताकर किया गया था। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब कोई छुपी हुई बात नहीं थी। जिन्ना ने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा था, हम युद्ध नहीं चाहते, पर अगर तुम युद्ध चाहते हो तो ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे होगा, आप देख लेना, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, देख लेंगे किसमें कितना दम है। कोई आज पहली बार नहीं बोला गया, जिन्ना ने उस समय भी बोला था। ठीक है, लोगों ने नहीं माना, जैसे आज आपने नहीं माना, ऐसा तब भी नहीं माना था लोगों ने। घरों से निकालकर लोगों को काटा गया, स्कूल्स में, कॉलेजेस में गैंगरेप हुए लड़कियों के, उनकी हत्या की गई, उनके नग्न शरीर को टांगा गया था, टांगा नग्न शरीर को, कि उसके बाद शरीर से भी कोई कुछ करना चाहे तो करे। बात सिर्फ इतने पे खत्म नहीं होती। ये एकमात्र इतिहास का ऐसा खतरनाक दंगा था, दंगा कहें या प्री प्लान्ड वायलेंस कहें, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसकी आप कल्पना ही नहीं कर पाओगे, ये इतना भयानक था। घरों में घुसे, आदमियों को मारा, महिलाओं के साथ गैंगरेप किया, बच्चियों के साथ गैंगरेप किया, उठाकर ले गए। सिर्फ उठाकर नहीं ले गए, दे दिया, अब तुम रखो, तुम रखो। तब तक गैंगरेप करते रहे जब तक वो मर ना जाए, तब तक गैंगरेप करते रहे। कोई बची हुई है या कोई मर गई, उसके बाद मालूम है क्या किया गया? उनके गुप्तांग, जो उनकी योनि है, उसको गोदा गया सब्बलों से, लाठियों से, भालों से। उनके ब्रेस्ट, स्तन काट कर, जो मीट की दुकानें, उन पर लटकाए गए थे। आप सोचिए, ऐसा क्या मानवता में पॉसिबल है? पर ऐसा हुआ है। राजा बाजार में हिंदू लड़कियों के नंगे बदन को हुक से, जैसे लटकाते हैं ना, मांस लटकाते हैं, आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो जरूर देखिएगा, हुक से लटकाते हैं, ऐसे हुक से लटकाया गया था राजा बाजार में, बीफ की दुकान पर, जहां गाय को काट के टांगते थे। तब उस समय भी लोग गाय के लिए इतने वो नहीं थे, लोग नहीं आते थे कि किसी गौरक्षक को हमें सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं, हिंदू आज से ऐसा, शुरू से ऐसा था। ये रियलिटी है। आप सोचिए, आपने दुनिया में कहाँ ऐसा सुना है कि इतना बुरा नरसंहार कहीं हुआ है कि हिंदू महिलाओं के स्तन काट कर लटका दिए गए हों? लटके हैं साहब, हुक में लगाकर, ये लो फॉर सेल। कोई क्या करेगा? हिंदू लड़कियों की नंगी लाश को, लाश पे भी कपड़ा नहीं, उसको हुक से लटकाया गया राजा बाजार में। ये सब कुछ इसी देश में हुआ सर, कहीं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ। 16 अगस्त 1946। आप 14 अगस्त का दंश देखिए कि जब भारत का पार्टीशन हुआ, 16 अगस्त का दंश देखिए जब भारत में इतना भयंकर नरसंहार हुआ, और उसके बीच में हमने आज़ादी ली 15 अगस्त को। ये डेट किसने निकाली थी? जो भी था बड़ा बेहुदा आदमी था, इतनी भी तमीज़ नहीं थी कि हम इतिहास में भी कभी खुशी कभी गमी करते रहेंगे। कमाल है। जब उन्होंने गोपाल पाठक रिटेलिएट मिला तो जिहादी ने मोपला हत्याकांड का प्लान किया, क्योंकि वहाँ पर मेजोरिटी में थे। आज मोपला हिंदू ही हैं, शिवाजी कहते हैं। हाँ, सुरुचि प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, ये सारी चीज़ें, ये सारी घटनाएं भारत के इतिहास के जो बच्चे जो इतिहास पढ़ते ना, उसमें से हटा दी गई। लेकिन इसको लाना चाहिए, हर बच्चे को बताना चाहिए, क्योंकि अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। ये घटना जानते हैं कब तक चली? 16 तारीख को, और पहले ही घंटे में बताते हैं करीब 6000 हिंदू मार दिए गए थे। पहले ही घंटे में हिंदू पर्टिकुलरली हिंदू मारे गए थे इन पाकिस्तानी कुत्तों द्वारा। 16 तारीख को चली, 17 को चली, 18 को चली, 19 को चली।
कोलकाता तो हिंदू मेजोरिटी एरिया था, इसके बावजूद कट रहे थे लोग, क्योंकि उनके पास वो लोग तैयार ही नहीं थे, उन्हें लग रहा था कि सब कुछ सही है। 19 तारीख को सिर्फ कोलकाता में, बाकी जगह नहीं, सिर्फ कोलकाता में एक आदमी खड़ा हुआ और उसका नाम था गोपाल पाठा। उस गोपाल पाठा ने इनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। वो अपने बंदूकें लेकर इनके खिलाफ तैयार हो गया और सिर्फ एक दिन में उसने हिंदुओं को मोबिलाइज कर लिया। हिंदू जब कटता है तभी एक होता, तब उसको गोपाल पाठा लगा कि सही है। हिंदू इससे पहले गोपाल पाठा को गालियां देता था। हाँ, क्योंकि गोपाल पाठा की भी जो है, हमने जहाँ पिछली बार बताया था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उनकी मांस की दुकान थी कि तू तो भाई फलाना करता, तू तो ढिकाना, हमारे यहाँ तो ये रहता ना, और तुम तो हिंदूवादी हो, फलाने हो, ढिकाने हो। हिंदू गाली देता था उससे पहले, बाद में भी हिंदू ने गाली दी। गांधी जी ने तो गोपाल पाठा को बाद में भी गाली दी। जब 19 तारीख को गोपाल पाठा ने इनके खिलाफ हथियार उठाए और जब हिंदू इसके पीछे आके खड़े हो गए तो महज 1-2 दिन में दंगे बंद हो गए, सिर्फ कोलकाता में। गोपाल पाठा के हाथों बहुत बुरी तरह से जिन्ना ने मात खाई थी। जिन्ना को मुंह की पड़ी। जिन्ना ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन जिन्ना को ऐसा देखना पड़ा। बेचारे को समझ में नहीं आया क्या करें। जिन्ना के लिए उल्टी कहानी हो गई। क्यों रोकना पड़ा दंगा जानते हैं? इसलिए रोकना पड़ा क्योंकि अब कलकत्ता में, जिसे आज आप कोलकाता कहते हो, कलकत्ता में स्थिति बदल चुकी थी। कलकत्ता में अब तक जो हिंदू लोग पिट रहे थे या हिंदुओं के जो कत्लेआम हो रहे थे वो बदल गए थे। एकदम से टर्न अराउंड हो गया, है ना, टेबल घूम गई। अब रिसीविंग एंड पे जो थे वो जिहादी थे जो पाकिस्तान मांग रहे थे, जो पाकिस्तान गए या नहीं गए पता नहीं, वो रिसीविंग एंड पे थे, जिन्होंने 4 दिन तक बलात्कार किए हिंदू लड़कियों के, बच्चों को काटा, आदमियों को काटा, हिंदू औरतों को काटा। बलात्कार के बाद उनके योनि को, उनके प्राइवेट पार्ट को गोदा गया, सब्बलों से, भालों से, लाठियों से घुसेड़े गए अंदर। मरे हुए में या जो मरने की उस पर है। 100 लोग रेप करेंगे तो जो मरने की, अभी सांस चल रही लेकिन मरी नहीं है, तो ऐसे घुसेड़ के इसको मार दो, इसकी हत्या कर दो। ये सब कुछ हुआ सर। आप क्या कोई इतिहास नहीं बताता ना? तब जब गोपाल पाठा ने जब रिटेलिएट किया तब उनको बचना मुश्किल हो गया। तब जो है कम से कम कोलकाता में दंगे। इतने बुरे इतिहास के बाद कोलकाता वाले लोग कैसे सो सकते, मुझे आज तक समझ में नहीं आता। आज भी सो रहे। खैर, जिन्ना का जो प्लान था कलकत्ता को कैप्चर करने का, वो तो फेल हो गया। अक्टूबर में फिर से प्लान किया गया, अक्टूबर में करेंगे, ठीक है। फिलहाल जो दंगे हुए, राइट अल्टीमेटम, ज्वाइन इस्लाम और बर्न, ये अल्टीमेटम दिया गया था 20 अक्टूबर को। कलकत्ता जिंदा जला देंगे, इस्लाम ज्वाइन कर लो, नहीं तो जिंदा जला देंगे। कमाल है। खैर, नोआखली कांड हुआ, सबसे खराब जो कांड हुआ वो नोआखली में हुआ। ईस्ट बंगाल यानी जो बांग्लादेश बन गया, उसमें सबसे ज़्यादा हिंदुओं को मारा गया। नोआखली कांड भी ऐसा ही हुआ, गैंगरेप हुए, बहुत बुरी तरह से लोगों को मारा गया। ये तस्वीरें आप पहले भी देख चुके हैं। बुरी तरह से लोगों को मारा गया, टुकड़े टुकड़े लोगों के लिए कर दिए गए। सारी कटिंग्स हम आपको पुरानी कटिंग्स दिख रहे हैं। 6 लाख मर्डर इन 7 days, 6 लाख हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी सिर्फ 7 दिनों में। कितने? 6 लाख। मुझे गलत तो नहीं दिख रहा भाई? पढ़ लेना जरा। जब गोपाल पाठा ने रिटेलिएट किया तब कुछ हिंदू बच पाए। गांधी जी ने गोपाल पाठा के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, बोले गोपाल पाठा ने गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कमाल है, गजब है। मतलब जो बचाने निकला उसी की लंका लगा दी। सबसे मज़े की बात यह है कि ये जो लोग थे, ये 1 लाख या 2 लाख लोग थे जो इस तरह के वायलेंट लोग थे। इन्होंने मारा कितनों को? 6 लाख को। अब आप ज़रा 1 मिनट के लिए सोचिए, यदि 6 लाख लोग अगर ये रिटेलिएट करते एक साथ, सोते नहीं रहते, तो क्या ये 1 लाख 2 लाख लोग बच पाते जो पाकिस्तानी थे? ये नहीं बच पाते। अगर ये 6 लाख लोग जो इनको मरना ही, देखो मरना नियति आपकी तय है, मरना तो है ही आपको। यदि ये 6 लाख लोग मरने की जगह 1 लाख लोग ये पाकिस्तानी जिन्ना के घर में घुस जाते और इसको फांसी पर लटका देते इंडिया गेट पर, तो क्या ये डायरेक्ट एक्शन डे होता? नहीं होता। पहली गलती कहाँ? जब किसी ने वार्निंग दी आपने उसको लाइटली लिया। दूसरी गलती कहाँ? आपने तैयारी नहीं करी और लगातार आपको दिख रहा था तैयारी हो रही है। पंजाब नेशनल गार्ड्स बुलाए जा रहे हैं, फलानी जगह से, बिहार से भी लोगों को बुलाया जा रहा है, दुनिया जहाँ से लोगों को बुलाया जा रहा है, आपको दिख रहा है, हथियार बन रहे हैं, लेकिन आप सोते रहे। आपके पास आलू छीलने वाला चाकू था, इस आलू छीलने वाले चाकू से थोड़ा बाहर आ जाओ, है ना, नहीं तो ये हिस्ट्री हमेशा होती रहेगी। कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसी कहावत है अंग्रेजी में, सुप्रीम कोर्ट को समझ में आएगी। इतना सब कुछ हो रहा था।
खैर, बेचारे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी दलीलें दी, और दलीलें जो थी वो हम कम्युनिस्ट हैं, हम फलाने हैं, लेकिन काम कोई नहीं आई, काटे सारे गए। बड़ी ही अजीब बात है कि इसके बाद ऐसा बताया जाता है कि गांधी जी ने कहा था कि नहीं, अभी भी हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, अभी भी जो है ये जो है हम इस भाईचारे को कायम रखेंगे। गोपाल पाठा, गुड नेम, गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय। अच्छा, ठीक है, तो धन्यवाद आशीष जी बताने के लिए। तो जो फेमस नेम है गोपाल पाठा ही है, और गोपाल पाठा की जो स्थिति थी वो ये थी कि उनके खिलाफ जो केस लगे थे उनको वापस लिया जा सकता था, किया कराया जा सकता था। गांधी जी ने बोला नहीं, ये केस इनके ऊपर चलने चाहिए। गोपाल पाठा अभी कुछ टाइम पहले ही गुमनामी की ज़िंदगी जीते रहे, उसके बाद भी हिंदुओं के सेवियर की हालत देखिए, हिंदुओं के सेवियर्स की हालत आपने देखी। हिंदुओं के सेवियर्स की ये हालत है कि वो अपने ही लोगों को नहीं बचा पाते, अपने ही लोगों को नहीं पहचान पाते, उनके साथ नहीं खड़े हो पाते। और जो हिंदुओं के सेवियर होते हैं वो या तो गुमनामी की ज़िंदगी जीते हैं या मौत के घाट उतार दिया जाता है उनको। खैर, विक्टोरिया कॉलेज फेमस कॉलेज था अंग्रेज़ों के ज़माने का। आर्म्ड मॉब, हथियारों से लैस लोग इसमें घुसते हैं, वहाँ की लड़कियों का गैंगरेप करते हैं विक्टोरिया कॉलेज में। उनकी जो खिड़कियाँ हैं उस पर वस्त्र विहीन नग्न उनकी लाशों को टांग देते हैं गैंगरेप करने के बाद। इतना रेप किया कि मर गई, इतना रेप किया लाखों लोगों की भीड़ ने कि मर गई, तो उनकी लाशों को वहाँ टांग दिया गया शोकेस। डरावना था कि डरो, ऐसा नहीं कि इतना घिनौना काम करने के बाद चुप हो गए, नहीं, बाकायदा टांगा गया ताकि आपको मालूम रहे। खैर, इस इतिहास के इतने बड़े पन्ने को गायब कर दिया गया। अब आते हैं, हमने कहा हिंदू के जो सेवियर होते हैं, जो झंडा लेकर चलते हैं, सबसे बुरा हाल इनका होता है, सबसे बुरा हाल। क्योंकि हिंदू वो गद्दार कौम है जो कभी अपने लोगों के साथ खड़ी नहीं होती, वो ना उसके पास बहाना होता है हर बार कुछ ना कुछ। अब हम आपको उसका एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। हिंदू महासभा के जो एक नेता थे, प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे हिंदू महासभा के, राजेंद्र लाल रॉय चौधरी, सबसे बुरा हाल इनका हुआ। बाकायदा इनके घर में घुसे और जो वहाँ पर जो मुस्लिम लीग के लीडर थे गुलाम सरवर ने इनके घर पर हमला करवाया। 15,000 के आसपास लोग घुसे। रॉय चौधरी साहब का सबसे पहले सिर काटा गया, तश्तरी में रखकर, बताते हैं तश्तरी में रखकर गुलाम साहब को पेश किया गया। इसके बाद इनकी लड़कियों को लेकर आए, हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष थे उनकी लड़कियों को लेकर आए। पहले गुलाम साहब ने उनके साथ गैंगरेप किया, फिर उसके बाद गुलाम साहब ने अपने गार्ड्स को, अपने नौकरों को दे दिया, लो जब तक रेप करो जब तक मर ना जाए, जब तक रेप करो जब तक मर ना जाए, और जब तुम्हारा मन भर जाए तो नीचे और देते चले जाना, पास ऑन करते चले जाना। और तब तक उनके साथ रेप किया गया जब तक वो मर नहीं गई उनकी लड़कियां। खैर, लक्ष्मीपुर, एक वीक में लक्ष्मीपुर इलाका था, बेगमपुर, रामगंज, रायपुर, करीब 1 लाख से ज़्यादा हिंदू लड़कियों का यहाँ बताते हैं कि गैंगरेप हुआ, कत्ल किया गया, सेक्स स्लेव बना लिया गया, सेक्स स्लेव बनाकर उन्हें बाजार में बेच दिया गया। लाखों की तादाद में लोगों ने अपने घर छोड़े, घर छोड़कर भाग गए, लाखों की तादाद में। कई लोगों को गाय का मांस खिला के कन्वर्ट कर, अच्छा कन्वर्ट भी ऐसा नहीं कि कन्वर्ट हो गया, आपने बोल दिया कि हम कन्वर्ट हो रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं, गाय का मांस खाओ तब कन्वर्ट। और हुए लोग, आज ये जो अपने आप को कट्टरपंथी बताते घूम रहे हैं वो हुए, और आज वो कट्टरपंथी हुए, आज उन्होंने तलवार उठा ली। लेकिन जब तक हिंदू थे तब तक उन्होंने तलवार नहीं उठाई। आज वो बांग्लादेश में कट्टरपंथी मुसलमान बनकर तलवार उठाकर खड़े, लेकिन हिंदू थे तब उन्होंने तलवार नहीं उठाई। क्योंकि आपके जो लोग हैं ना वो आपको कभी ये बताते नहीं हैं, अहिंसा परमो धर्म करते रहेंगे। और अभी भी आपके बीच में जो सेक्युलर है उन्हीं की वजह से ही आज भी आपको प्रॉब्लम है, तब भी उन्हीं की वजह से प्रॉब्लम हुई थी। उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सेक्युलर हैं आपके जो धर्म के जो जागरण वाले लोग हैं, जो आपके धार्मिक, जो आपके कथा पढ़ने आते हैं, जो आपके पंडित हैं, उनसे पूछिए ना उनके क्या विचार हैं, उनमें बहुत आपको सेक्युलर मिल जाएंगे। तो वो तो हिंदू ही नहीं, उससे काय को कथा करा रहे हो, लाद दे के भगा दो उसको। भरतलाल हलवाई जी धन्यवाद भैया, नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो प्लान क्या था कि पूरा बंगाल ले लेंगे और उधर पूरा पाकिस्तान ले लेंगे, इसलिए इतने सारे लोगों को भगाया गया, सेक्स स्लेव बनाया गया, हत्या की गई और मार मार के जो उनकी लाशों को टांगा गया। खैर, इस बीच में
गोपाल पाठक जी की तरह एक और महिला खड़ी हुई, सोशल वर्कर थी लीला रॉय। अकेले इन्होंने, बताते हैं, 1300 से अधिक हिंदू लड़कियों को बचाया था मुसलमानों से। 1300 से, पाकिस्तानी मुसलमानों से 1300 से अधिक लड़कियों को बचाया था। बंगाल की पूरी धरती, उस समय ऐसा कहा जाता था कि धरती लाल है खून से। सच्चाई भी, इतने सारे लोगों